चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अनुसंधान अभिक्षमता, यह जो मैं इस यूनिट से संबंधित एक श्रृंखलाबद्ध वीडियोस में बना रहा हूं, उसके अंतर्गत आज की हमारी जो शीर्षक है वह है परिकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इससे संबंधित प्रश्न यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में लगभग हर बार पूछा जाता है और इससे संबंधित प्रश्न के पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इससे संबंधित आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की यह जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं परिकल्पना के सिर्फ प्रकारों का यहाँ पर आपके सामने वर्णन करूँगा। संक्षेप में इसको मैं बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे, यदि आप पुस्तकों में अध्ययन करें तो परिकल्पना का जो वर्गीकरण किया गया है वह कई प्रकार से किया गया है, कई आधारों पर किया गया है और सब में अगर देखेंगे तो कुछ ही कॉमन मिलेंगे, बाकी आपको कुछ न कुछ अंतर इन वर्गीकरण में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं प्रयास किया हूँ वह 3 किताबों में जो भी वर्गीकरण दिया गया था उसको मैं यहाँ पर तीनों किताबों से जो भी मिला है उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसमें आप देखेंगे तो जो मुख्य रूप से कॉमन है, या हम यह कह सकते हैं कि जो मुख्य परिकल्पना है हमारी, वह आप देखेंगे शोध परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना, जिसके अंतर्गत शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना या प्रायोगिक परिकल्पना की बात की जाती है। यही हैं, इसी की या इससे संदर्भित ही आप देखेंगे कि प्रश्न बनते हैं। मुख्य रूप से यही 2 हैं और जितने भी प्रकारों में बांटा गया, आप देखेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा, वे जितने भी प्रकारों में बांटे गए हैं वे सब इन्हीं दोनों यानी कि शोध परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पनाओं के अंतर्गत ही सब आते हैं। बस उनकी जो प्रकृति है उसके आधार पर या उसमें थोड़े थोड़े जो अंतर हैं उसको देखते हुए विभिन्न वर्गों में उसका वर्गीकरण किया गया है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परिकल्पना के प्रकार, इसके बारे में देखें। सबसे पहले जो मैं आपके सामने लाया हूं वर्गीकरण, वह देखें परिकल्पना के वर्गीकरण। इसमें परिकल्पना को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला आधार है, आप देखेंगे, चरों की संख्या के आधार पर। दूसरा है चरों में विशेष संबंध के आधार पर और तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। तो ये 3 आधारों पर, इन 3 आधारों पर परिकल्पना का वर्गीकरण किया गया है। और देखें, सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पर बात करते हैं। पहला है चरों की संख्या के आधार पर। तो जब चरों की संख्या के आधार पर हम परिकल्पना को वर्गीकृत करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की परिकल्पनाएं आती हैं। वह है साधारण परिकल्पना और दूसरा है जटिल परिकल्पना। साधारण परिकल्पना ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें सिर्फ 2 चरों के संबंधों के बारे में ही कथन किया गया होता है। तो ऐसी परिकल्पना में केवल 2 ही चरों के संभावित संबंधों के बारे में स्टेटमेंट बनाया जाता है। दूसरा है जटिल परिकल्पना। जटिल परिकल्पना में 2 से अधिक परिकल्पनाओं के संबंध में स्टेटमेंट दिया जाता है, कथन किया जाता है। तो जब आप देखेंगे किसी परिकल्पना में केवल 2 ही चर आ रहे हैं तो वह साधारण परिकल्पना हुई, और जब 2 से अधिक परिकल्पना है, किसी परिकल्पना में 2 से अधिक चर आ रहे हैं तो वह जटिल परिकल्पना कहलाएगी। तो ये चरों की संख्या के आधार पर है। साधारण है तो 2 चर, और जटिल परिकल्पना है तो उसमें 2 से अधिक चरों की उनके संबंधों के बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चरों के विशेष संबंध के आधार पर। अब देखिए, चरों में जो संबंध हैं उसमें सबसे पहला जो वर्गीकरण है वह है आपका सार्वत्रिक परिकल्पना, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। अब देखिए, जो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस होती है, इसमें जो भी संबंधित चर हैं उसके बीच इस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं जिससे कि उस परिकल्पना का स्वरूप यूनिवर्सल हो जाए।
वह जो परिकल्पना हम निर्मित कर रहे हैं सार्वत्रिक परिकल्पना के अंतर्गत, यह जो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है, इसमें चरों के बीच के संबंधों को इस प्रकार से हम निर्मित करते हैं कि उनका जो स्वरूप होता है वह यूनिवर्सल हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि ऐसे परिकल्पना के आधार पर जो भी परिणाम, जो भी रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, वह रिजल्ट या परिणाम जब आप उसका सामान्यीकरण करते हैं तो वह हर देश काल के लिए वैध होता है। उसका आप आसानी से सामान्यीकरण किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में और किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है वह हमारी सार्वत्रिक परिकल्पना यूनिवर्सल हाइपोथेसिस के अंतर्गत आएगी। दूसरा है अस्तित्वात्मक परिकल्पना। अस्तित्वात्मक आप देख सकते हैं एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। अब यह जो एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस है, इसमें मुख्य रूप से स्थानीय और व्यक्तिगत अध्ययनों को ही फोकस किया जाता है। ऐसी परिकल्पनाओं को हम जब किसी एक यूनिट पर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी एक इकाई पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और इस परिकल्पना से जो भी रिजल्ट, जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिट, जिस इकाई या जिस छोटे से स्थान का हमने अध्ययन किया है, सिर्फ उसी के लिए, जिस सैंपल पर हम रिसर्च किए हैं सिर्फ उसी के लिए वह लागू होता है। केवल उसी एक यूनिट के लिए ही वह वैध होगा, वैलिड होगा। इसका आप सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। यह अन्य स्थान या किसी भी समय में आप उसको यदि अन्य जगहों पर सामान्यीकृत करें, जनरलाइज करें, तो वह वैलिड नहीं होगा। तो यह जो अस्तित्वात्मक परिकल्पना होती है यह किसी एक ही यूनिट के लिए वैलिड होती है, उसी पर केवल आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। केवल जिस यूनिट पर हम अध्ययन किए सिर्फ उसी के लिए वह क्या है, सत्य होता है। जबकि सार्वत्रिक में क्या है, जस्ट इसका विपरीत होता है कि उसकी जो परिकल्पनाएं हैं उसका स्वरूप कैसा होता है, यूनिवर्सल बनाया जाता है। जब यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है उस हाइपोथेसिस के जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका स्वरूप जब सार्वभौमिक है, सार्वत्रिक है, तो वो हर देश काल के लिए वैलिड होते हैं। तो ये रही चरों में विशेष संबंध के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर, जिसमें सबसे पहला आप देखिए कर्णत्व परिकल्पना है। जो कर्णत्व परिकल्पना है इसके अंतर्गत हम जो भी हमारी घटनाएं हैं उन घटनाओं के पीछे के जो कारण होते हैं, केवल उन घटनाओं के कारणों का ही अध्ययन और व्याख्या किया जाता है। कर्णत्व परिकल्पना में जो भी घटनाएं हैं, या हम जब आप देखेंगे समाज विज्ञानों में किसी मानव व्यवहार का यदि अध्ययन कर रहे हैं, तो उस व्यवहार या किसी भी घटना के पीछे जो भी कारण हैं, उन कारणों की व्याख्या करने के संदर्भ में जो भी परिकल्पना बनाई जाती है वो कर्णत्व परिकल्पना कहलाती है। चलिए, तो अब इस प्रकार का जब परिकल्पना निर्मित किया जाता है तो इस प्रकार यह जो हमारी कर्णत्व परिकल्पना है, इसमें जो भी घटना घटित हुई उसके पीछे कौन सा कारण था यह ज्ञात होता है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, वर्णनात्मक परिकल्पना। वर्णनात्मक परिकल्पना ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें किसी भी घटना या व्यवहार के संदर्भ में पूर्व कथन किया जाता है या उसका वर्णन, उसकी व्याख्या वर्तमान के संदर्भ में की जाती है। तो ये देखिए, जो वर्णनात्मक परिकल्पना होती है यह वर्तमान समय में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके संदर्भ में वर्णन करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए ऐसी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। और ये जो भी परिकल्पनाएं होती हैं वह क्या इस परिकल्पना के माध्यम से जो भी हम जिन भी घटना या व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं, जिनकी व्याख्या करते हैं, उनकी व्याख्या के आधार पर आगे उनका पूर्व कथन करने का भी प्रयास इसमें किया जाता है। तो ये वर्णनात्मक परिकल्पना है।
तीसरा जो वर्गीकरण इसके अंतर्गत किया गया है वह है शोध परिकल्पना का। शोध परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस। तो आप देखेंगे जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वह ऐसी हाइपोथेसिस है जिसमें जो आप इस प्रकार की परिकल्पना में जो पूर्व के सिद्धांत, नियम या तथ्य दिए जा चुके हैं, पूर्व के शोध कार्यों में जो भी सिद्धांत, नियम दिए जा चुके हैं, उन सिद्धांतों, नियमों या तथ्यों पर इस प्रकार के परिकल्पना को निर्मित किया जाता है, ऐसे नियमों, सिद्धांतों को आधार मानकर। तो आप देखेंगे जो शोध परिकल्पना होती है इसमें पूर्व के दिए हुए सिद्धांतों, नियमों के आधार पर शोधकर्ता अपनी एक परिकल्पना का निर्माण करता है। और चूंकि इस प्रकार का जो परिकल्पना है पूर्व के शोध पर आधारित होता है, पूर्व में दिए गए नियमों सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसलिए जो शोधकर्ता होता है वो एकदम आश्वस्त होता है कि हमारा यह जो परिकल्पना है उसके निरस्त होने की चांसेस एकदम नहीं है। तो ये हमारी शोध परिकल्पना हुई। नेक्स्ट है सांख्यिकी परिकल्पना। सांख्यिकी परिकल्पना यह ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें जो हमारे चर हैं, ऐसी परिकल्पना में जो चर आए हुए हैं उनके बीच के जो संभावित संबंध हैं उनका मापन करने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जा सके, ऐसी परिकल्पना का निर्माण अधिक किया गया है जिसमें चरों के संभावित संबंधों का मापन यदि सांख्यिकी विधियों द्वारा किया जा सकता है तो ऐसी परिकल्पना हमारी सांख्यिकी परिकल्पना कहलाती है। तो आप देखेंगे यह जो हमारी सांख्यिकी परिकल्पना है इसको फिर से आप देखेंगे इसे दो भागों में बांटा जाता है। सांख्यिकी परिकल्पना के अंतर्गत दो परिकल्पनाएं आती हैं। पहला है निराकरणीय परिकल्पना या शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। शून्य परिकल्पना नाम से ही शून्य परिकल्पना, जहां पर चरों के बीच शून्य अंतर या अंतर नहीं की परिकल्पना की जाती है। तो इस प्रकार की परिकल्पना जहां पर विभिन्न चरों या विभिन्न समूहों के बीच कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार की यदि परिकल्पना की जा रही है तो वह निराकरणीय परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना कहलाती है। दूसरा है प्रायोगिक परिकल्पना। इसको हम वैकल्पिक परिकल्पना भी कहते हैं। और आप देखेंगे यह दोनों ही जो नल हाइपोथेसिस है और जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, प्रायोगिक परिकल्पना या वैकल्पिक परिकल्पना, इसको हम प्रायोगिक परिकल्पना को वैकल्पिक परिकल्पना भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। तो यह जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये दोनों एक साथ ही आते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें आप देखेंगे एक कहता है कि विभिन्न चरों के बीच कोई अंतर नहीं है और दूसरा जो प्रायोगिक परिकल्पना है इसमें यह कल्पना की जाती है कि जो भी चर हैं उनके बीच अंतर है, वह धनात्मक रूप से है या नकारात्मक रूप से है। तो इस आधार पर आप देखेंगे जो प्रायोगिक परिकल्पना है इसे हम फिर से दो वर्गों में बांटते हैं, यह धनात्मक परिकल्पना या नकारात्मक परिकल्पना। धनात्मक परिकल्पना ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें आप देखेंगे कि किसी एक समूह को दूसरे समूह से निश्चित रूप से श्रेष्ठ बताया जाता है, और नकारात्मक परिकल्पना जिसमें कि एक समूह को दूसरे समूह से निश्चित रूप से निम्न बताया जाता है या कम आंका जाता है। तो इस प्रकार से एक तो ये वर्गीकरण है परिकल्पना के प्रकारों का। अब आइए दूसरे पर चलते हैं। दूसरे में भी देखिए दूसरे प्रकार से जो वर्गीकृत किया गया है उसमें आप देखेंगे दो आधार हैं, एक अप्रायोगिक और दूसरा प्रायोगिक। अप्रायोगिक, पहला है अप्रायोगिक नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो इस आधार पर जब बांटा गया है तो इसमें देखिए तीन प्रकारों में इसको बांटा गया है। आप देखेंगे अप्रायोगिक प्रकार के जो भी हाइपोथेसिस बनते हैं उसमें जो हमारा स्वतंत्र चर होता है उसमें किसी प्रकार का हेरफेर या मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। तो इसमें देखें सबसे पहले यह हमारा जो पहला प्रकार है वह है साधारण स्तर परिकल्पना। साधारण स्तर की जो परिकल्पना होती है इसमें आप देखेंगे केवल व्याख्या ही की इसमें जो भी कार्य किया जाता है उसमें व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ डेटा का कलेक्शन किया जाता है और डेटा का कलेक्शन करने के बाद केवल उनका विवरण
प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें नाम से ही आप देख रहे हैं साधारण आया हुआ है, तो बस साधारण स्तर का ही अध्ययन किया जाता है। डेटा कलेक्ट करते हैं और जो भी पाया गया उसका विवरण दे दिया जाता है। दूसरा है विषम स्तर परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स लेवल। ये हमारा पहला था सिंपल लेवल हाइपोथेसिस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स लेवल हाइपोथेसिस। तो कॉम्प्लेक्स लेवल में बस यहाँ पर क्या है, सिर्फ हम डेटा का कलेक्शन करके विवरण ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी व्याख्या भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स लेवल पर अब क्या किया जाता है, थोड़ा सा गहन अध्ययन किया जाता है। यहाँ साधारण स्तर पर गहन अध्ययन नहीं किया जाता है, वहाँ सिर्फ डेटा को कलेक्ट करेंगे और उससे साधारण रूप से जो भी निकल के आ रहा है उसका विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है। और विषम स्तर में इससे आगे बढ़ करके व्याख्या भी की जाती है। और तीसरा है आपका विशिष्ट स्तर परिकल्पना, रिफाइंड लेवल हाइपोथेसिस। तो रिफाइंड लेवल हाइपोथेसिस में अब यहाँ पर व्याख्या से भी आगे बढ़ करके जो भी चर हैं उनके बीच में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के चरों के बीच में जो विभिन्न प्रकार के संबंध हैं, उन संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। और यदि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तो उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो विशिष्ट स्तर में आप देखेंगे चरों के बीच के जो फंक्शनल रिलेशंस होते हैं, प्रकार्यात्मक संबंध, उन संबंधों का, और यदि किसी प्रकार का कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, इस प्रकार का संबंध है तो उसका भी अध्ययन विशिष्ट स्तर की परिकल्पना में की जाती है। तो जब अप्रायोगिक में आप देखेंगे तो नाम से यहाँ पर स्पष्ट है, साधारण स्तर में सिर्फ साधारण स्तर का ही अध्ययन किया जाता है, विषम स्तर में व्याख्या की जाती है, और तीसरे लेवल पर कॉज एंड इफेक्ट, अगर इस प्रकार का कोई संबंध है तो उसका भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो एक तो वर्गीकरण ये है। दूसरे वर्गीकरण में आइए, हाइपोथेसिस का दूसरा वर्गीकरण है वह है प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पर इस प्रकार की जब परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो स्वतंत्र चर होते हैं उनमें हेर फेर किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है, और मैनिपुलेशन करके जो हमारा आश्रित चर है उस पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है संप्रत्यात्मक परिकल्पना। नाम से ही आप इसको देख सकते हैं, संप्रत्यात्मक परिकल्पना, कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस। इसमें जो भी इस प्रकार की परिकल्पना में जिन चरों के बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है, उन चरों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स के विषय में इन्हें अध्ययन किया जाता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो आप देखेंगे कि ऐसी परिकल्पना में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के जो संभावित संबंध होते हैं उसके बारे में यह एक स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, यह संप्रत्यात्मक परिकल्पना। तो ये रही हमारी संप्रत्यात्मक परिकल्पना। दूसरा है सार्वभौमिक परिकल्पना। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में जो वर्गीकरण था उसमें भी यह था, सेम चीज़ यहाँ भी है। सार्वभौमिक परिकल्पना ऐसी परिकल्पना होती है जिनके चरों का जो स्वरूप होता है वह सार्वभौमिक प्रकार का होता है, और इस प्रकार के हाइपोथेसिस से, परिकल्पना से जो भी परिणाम प्राप्त होता है उनका सामान्यीकरण एक व्यापक क्षेत्र में किया जा सकता है और किसी भी समय उसका किया जा सकता है। वो किसी भी देश, काल या परिस्थिति में वैलिड होते हैं वे परिणाम। और दूसरा अस्तित्वपरक या अस्तित्वात्मक परिकल्पना, इसकी भी चर्चा पिछले स्लाइड में हमने कर लिया है, सेम चीज़ है। यह जो अस्तित्वपरक परिकल्पना है या अस्तित्वात्मक परिकल्पना है, ऐसी परिकल्पना होती है जो किसी एक यूनिट, किसी एक इकाई पर जब अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए वह बनाया जाता है, और इससे जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वह सिर्फ उसी यूनिट के लिए ही लागू किए जा सकते हैं, सिर्फ उसी पर उसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं। व्यापक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में इसका जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। वह उस परिकल्पना से प्राप्त जो भी परिणाम होगा, जो भी रिजल्ट होगा, वह सिर्फ और सिर्फ उसी एक यूनिट के लिए ही सत्य होता है, वैलिड होता है। ठीक है, अब आइए फिर नेक्स्ट देखिए सांख्यिकी परिकल्पना। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, सांख्यिकी परिकल्पना। इसको फिर से दो भागों में बांटते हैं, निराकरणीय परिकल्पना या शून्य परिकल्पना, और दूसरा है प्रायोगिक परिकल्पना। फिर प्रायोगिक परिकल्पना को हम एक बार फिर से धनात्मक
परिकल्पना और नकारात्मक परिकल्पना, इन दो प्रकारों में बांटते हैं। तो एक प्रकार ये है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए, परिकल्पनाओं को वर्गीकृत करने का यह जो प्रकार है, इसमें 5 आधारों पर 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला देखिए जो वर्गीकरण है, पहले वर्गीकरण में पहला जो परिकल्पना बताई गई है, प्रकार बताई गई, वह है अंतर की परिकल्पना, और दूसरा है सहसंबंध की परिकल्पना। अंतर की परिकल्पना और सहसंबंध की परिकल्पना। अंतर की परिकल्पना ऐसी परिकल्पना जिसमें चरों के मध्य या समूहों के मध्य अंतर को बताया जाता है, ये हो जाएगी। दूसरा सहसंबंध की परिकल्पना, जहाँ पर विभिन्न दो चरों के बीच संबंध है, सहसंबंध है, वह सहसंबंध धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, दोनों में से जो भी सहसंबंध हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पहले वर्गीकरण में अंतर की परिकल्पना और सहसंबंध की परिकल्पना, इन दो प्रकारों में बांटा गया है। दूसरा जो वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत परिकल्पना को 3 प्रकारों में बांटा गया। पहला है दिशापरक या दिशात्मक परिकल्पना। तो दिशापरक परिकल्पना ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें किसी भी एक समूह को दूसरे समूह से श्रेष्ठ बताया जाता है या निम्न बताया जाता है। इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है वह दिशापरक परिकल्पना कहलाती है। दूसरा है दिशाविहीन परिकल्पना। दिशाविहीन परिकल्पना जब हम इसको देखते हैं तो जहाँ हम दिशापरक परिकल्पना में देखिए कि एक समूह दूसरे समूह से श्रेष्ठ होता है या निम्न होता है, उसके विपरीत यहाँ पर इस प्रकार का कि कोई भी दिशा का ज्ञान नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार के दिशा का ज्ञान नहीं होता है कि कोई एक समूह दूसरे से श्रेष्ठ है या निम्न है, इस प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसी परिकल्पना जिसमें श्रेष्ठता या निम्नता या धनात्मक सहसंबंध या ऋणात्मक सहसंबंध, इस प्रकार से अगर इस प्रकार का संबंध या दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है तो वह हमारा दिशाविहीन परिकल्पना होता है। तीसरा है शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना, जहाँ पर आप देखेंगे अंतर नहीं है, विभिन्न चरों के बीच या विभिन्न समूहों के बीच अंतर नहीं की परिकल्पना जब की जाती है, यानी कि दो चरों में या दो से अधिक चरों के बीच कोई भी अंतर नहीं है, या दो समूहों, विभिन्न दो समूह या दो से अधिक समूहों के बीच कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार की जब परिकल्पना की जाती है तो वह हमारा शून्य परिकल्पना के अंतर्गत आता है। तीसरा वर्गीकरण किया गया है सकारात्मक परिकल्पना, नकारात्मक परिकल्पना। सकारात्मक परिकल्पना, जहाँ पर आप देखेंगे कि यह ऐसी परिकल्पना है जिसमें एक समूह को दूसरे समूह से श्रेष्ठ बताया जाता है, या सहसंबंध को देखेंगे तो धनात्मक सहसंबंध को बताया जाता है ऐसे परिकल्पना में। और दूसरा है नकारात्मक या ऋणात्मक परिकल्पना, तो ऐसी परिकल्पना में एक समूह को दूसरे समूह से कम बताया जाता है। क्या जैसे आप कहेंगे समूह ए की बुद्धि लब्धि समूह बी की बुद्धि लब्धि से कम है, इस प्रकार का यह नकारात्मक परिकल्पना। या आप देखेंगे सहसंबंध के बारे में बात करें तो वह यहाँ पर ऋणात्मक सहसंबंध की बात की जाती है ऐसी परिकल्पना में। तो ये जो तीसरा वर्गीकरण था उसमें सकारात्मक परिकल्पना और नकारात्मक परिकल्पना। फिर आती है हमारे चौथा वर्गीकरण। चौथे वर्गीकरण में तीन प्रकारों में परिकल्पना को बांटा गया। पहला है पूर्व कथित परिकल्पना, दूसरा है उत्तर कथित परिकल्पना, और तीसरा है वर्णित परिकल्पना। तो आप देखेंगे जो पूर्व कथित परिकल्पना प्रेडिक्शन हाइपोथेसिस है, इसका संबंध प्रायोगिक अनुसंधानों से होता है। प्रायोगिक अनुसंधानों से होता है जहाँ पर के भविष्य कथन किया जाता है। विभिन्न चरों पर उनके संबंधों के बारे में, विभिन्न चरों के संबंधों का अध्ययन करके भविष्य में क्या घटना घटित हो सकती है, इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। तो वहाँ पर जो भी हाइपोथेसिस परिकल्पना का निर्माण किया जाता है वह पूर्व कथित परिकल्पना कहलाती है। और दूसरा है उत्तर कथित परिकल्पना। या जो उत्तर कथित परिकल्पना है पोस्ट एडिक्शन हाइपोथेसिस। पोस्ट एडिक्शन हाइपोथेसिस या उत्तर कथित परिकल्पना यह जो है इसका संबंध ऐतिहासिक अनुसंधानों से होता है, जहां पर आप देखेंगे कि पूर्व में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके संदर्भ में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्व में
क्या घटना घटित हुई थी, क्या घटा था, क्या हुआ था। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाता है और इससे आधारित परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। और तीसरा प्रकार है इसमें वर्णित परिकल्पना, डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा आपका, यह डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। तो इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है इसका संबंध वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करने से होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो चौथा वर्गीकरण है यह सीधे सीधे हमारी जो अनुसंधान की विधियां हैं उस पर यह आधारित परिकल्पना है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में परिकल्पनाएं बनाई जा रही हैं वो पूर्वकथित परिकल्पनाएं हैं। फिर जो हिस्टोरिकल रिसर्चेज में परिकल्पनाएं बनाई जा रही हैं वह उत्तरकथित परिकल्पनाएं हैं। और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज हैं, विवरणात्मक रिसर्चेज हैं, उसमें वर्णित परिकल्पना, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का निर्माण किया जा रहा है। अब अंतिम देखिए जो पांचवा वर्गीकरण है, मेन यही है। आप देखेंगे इसको दो वर्गों में बांटा गया। पहला है अनुसंधान परिकल्पना और दूसरा है सांख्यिकीय परिकल्पना, सांख्यिकीय परिकल्पना। इसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अनुसंधान परिकल्पना क्या है, सांख्यिकीय परिकल्पना क्या है। सांख्यिकीय परिकल्पना को फिर से एक बार शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना या प्रायोगिक परिकल्पना में हम बांटते हैं। और जहाँ पर आप देखेंगे प्रायोगिक परिकल्पना या वैकल्पिक परिकल्पना के अंतर्गत ये फिर सकारात्मक परिकल्पना और नकारात्मक परिकल्पनाएं आती हैं। और ये जो हमारी अनुसंधान परिकल्पना है इसके अंतर्गत आप देखेंगे दिशापरक परिकल्पना और दिशाविहीन परिकल्पना आती है। अनुसंधान परिकल्पनाएं जो हमारी अनुसंधान परिकल्पना है, रिसर्च हाइपोथेसिस है, इसको अभिव्यक्त हम दो प्रकार से करते हैं, या तो वह दिशापरक होगा या दिशाविहीन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें जो मुख्य हमारी परिकल्पनाओं का जो प्रकार है वह दो ही है। पहला है अनुसंधान परिकल्पना, ये वाला, और दूसरा है सांख्यिकी परिकल्पना। और अभी तक हम लोग जितने भी प्रकार को देखे हैं इस स्लाइड में या इसके पीछे के दो स्लाइड्स में हमने जो भी देखा है वे सब के सब इन्हीं दोनों के अंतर्गत आएंगे। जब भी जो भी रिसर्चेज हो, चाहे आपका अंतर की परिकल्पना हो, सहसंबंध की परिकल्पना हो, जब उसका आप निर्माण करेंगे तो या तो वह शोध परिकल्पना के अंतर्गत आएगा, शोध परिकल्पना के अंतर्गत दिशात्मक परिकल्पना होगी या दिशाविहीन परिकल्पना होगी, नहीं तो फिर वो सांख्यिकी परिकल्पना के अंतर्गत आएगा, वह या तो शून्य परिकल्पना होगा या आपका वैकल्पिक परिकल्पना होगा। वैकल्पिक परिकल्पना के अंतर्गत आप देखेंगे सकारात्मक परिकल्पना होगी या नकारात्मक परिकल्पना। तो ये रहा हमारा परिकल्पना का वर्गीकरण। इसको मैं 3 पुस्तकों में जो भी दिया हुआ था उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत किया और मैं यह बताने का प्रयास किया कि विभिन्न विद्वानों द्वारा इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। जो भी हमारे हाइपोथेसिस हैं उनकी जो प्रकृति है, उसमें जो भी चर आए हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके आधार पर यह वर्गीकरण रहा है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं, उन 2 के अंतर्गत ही बाकी सब आते हैं। तो पहला है अनुसंधान परिकल्पना और दूसरा है सांख्यिकी परिकल्पना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ परिकल्पनाओं के बारे में डिटेल में बताऊंगा जिनसे संबंधित प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो वे कौन कौन से हैं उनको मैं बता देता हूं। अगली वीडियो हमारा ज़रूर से आप देखिएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनुसंधान परिकल्पना क्या है और इसमें किस प्रकार की परिकल्पनाएं बनती हैं, उसका उदाहरण दूंगा। दूसरा फिर आप देखेंगे इसी के अंतर्गत दिशापरक परिकल्पना और दिशाविहीन परिकल्पना। फिर सांख्यिकी परिकल्पना, इसका उदाहरण शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, इसका उदाहरण। फिर वैकल्पिक परिकल्पना या प्रायोगिक परिकल्पना, इसके बारे में बताऊंगा और इसका उदाहरण बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ सकारात्मक परिकल्पना और नकारात्मक परिकल्पना, इनके बारे में भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और उदाहरण सहित बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रकारों को ही बताया हूं। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन अगली वीडियो में मैं जो बताऊंगा उससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आपसे एक परिकल्पना दे दी जाती है और पूछा जाता है कि बताइए यह परिकल्पना किस प्रकार की परिकल्पना है, रिसर्च हाइपोथेसिस है या नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है या
आपका सकारात्मक परिकल्पना, नकारात्मक परिकल्पना या फिर दिशापरक परिकल्पना, दिशाविहीन परिकल्पना, इस प्रकार से वो ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यह परिकल्पना है। तो परिकल्पनाओं को पहचानना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी जो अगली वीडियो है उसको आप ज़रूर से देखें। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि यदि मेरा यह वीडियो आप पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को निश्चित ही आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वह आप तक पहुंचती रहे, और पीछे जितने भी वीडियोस मैं बना चुका हूं वह भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।